Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss about the secularism in India. अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हमने हिंदुज़म के बाद जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड इस्लामिक कल्चर एंड क्रिश्चियनिटी, पारसिज़म ये एंड सिखिज़्म इन सब रिलीजन्स को डिस्कस किया। किस तरह से ये जो रिलीजन्स है वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिससे हमारा देश अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस चलता है, वो सेकुलर है यानी धर्म निरपेक्ष है। तो आपको अगर इफ यू आर गोइंग टू सर्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड ऑफ इंडिया, अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सेकुलरिज्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, फिर भी हम इसको इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने सभी रिलीजन्स के बेसिक प्रिंसिपल्स, फाउंडर्स एंड उनके प्रोज एंड कॉन्स हम ये देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि सेकुलरिज्म आखिर हमें क्यों होना चाहिए और किस तरह से हमको सभी रिलीजन्स को फॉलो करते हुए सेकुलर भी होना चाहिए और किस तरह से बैलेंस बना करके हमको चलना चाहिए। इस क्लास में आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमने देखिए यहाँ पर मैप ड्रॉ कर रखा है अप्रॉक्स। यहाँ पर देखिए ये जो इंडिया का मैप है, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस आप देखेंगे आजादी के पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, तब तक जो डायनेस्टीज थी वो चलती थी ऑटोक्रेसी। आपने देखा होगा ऑटोक्रेसी यानी राजतंत्र, यानी वन किंग होता था और ये किंग जिस रिलीजन का होता था उस रिलीजन को प्रमोट करता था। आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारे डायनेस्टीज आई। हम जब एंशियंट इंडिया भी पढ़ रहे हैं उसके बीच में हम ये जो रिलीजन्स का सीरीज लेकर के आए हैं, तो एंशियंट इंडिया में आपने देखा था कि जो राजा जिस रिलीजन को फॉलो करता था वो उस तरह से अपने जो कंट्री में उस रिलीजन को प्रमोट करने की कोशिश करता था। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स आए, हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लामिक कल्चर, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म एंड पारसिज्म। पारसिज्म तो माइग्रेट होकर के आए थे, लेकिन सिखिज्म तक अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे यहाँ पर रूलर्स आए, रूलर्स जो है उनके फाउंडर से अफेक्टेड होते थे। सपोज कोई रूलर्स है वो हिंदुज्म के फाउंडर से अफेक्टेड है, उसको यह धर्म अच्छा लग रहा है तो वो पूरे इंडिया में इसको फैलाने की कोशिश करता था। जैनिज्म भी उसी तरह से कॉन्सेप्ट आया और ये जो इंडिया है, हमारा देश है, वो टाइम टाइम पर बहुत सारे रिलीजन से रन हो रहा था, ठीक है। तो आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मल्टी रिलीजियस कंट्री है इंडिया। अब आप वेस्टर्न से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वेस्टर्न में आप देखेंगे कि वहां पर ज्यादा रिलीजन्स नहीं था। जुडाइज्म था, यहूदी धर्म, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी, दो ही धर्म थे, दो ही रिलीजन्स थे। और भी अगर आप देखेंगे जो दूसरे दूसरे कंट्रीज में जो हायर जो डेवलप्ड कंट्री, वहां देखेंगे तो वन या टू रिलीजन्स थे। लेकिन इंडिया में आप देख सकते हैं कि ये तो जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन्स है वो मैंने लिखा हुआ है, इसके साथ साथ और भी रिलीजन्स चलते थे। तो आप देख सकते हैं इंडिया का ये पॉजिटिविटी भी थी कि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स डेवलप हुए और इसी के बेस पे इसको विश्व गुरु बोला जाता था। तो आप सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे जो डायनेस्टीज आए, उसके किंग हुए, उनको वो रिलीजन्स अच्छा लगा तो उन्होंने उस रिलीजन्स को समय समय पर प्रमोट किया। और इस वजह से आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो सिटीजन्स है वो काफी मल्टी रिलीजन्स फॉलोअर्स बन गए और बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था बिफोर इंडिपेंडेंस की कहानी कि ये जो हमारा देश चलता था वो रिलीजन से चलता था, धर्म से चलता था। और धर्म के अलग अलग बुक है, हमने देखा था हिंदुज्म के अलग बुक है एंड जैनिज्म में अलग बुक है, बुद्धिज्म में अलग बुक है, इस्लामिक कल्चर के अलग बुक है। तो उस बुक से हमारे जो एक्टिविटीज थी वो चलती थी। हालांकि किंग का भी इंटरफेरेंस बहुत चलता था कि किंग जो बोल दिया वही धर्म होता था, लेकिन उसके साथ साथ जो रेफरेंस अगर बुक देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडिया वाज रन बाय डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है उससे चलता था। और इसीलिए देखेंगे कि उसमें कुछ कुछ कमियां भी आई थी। जैसे आप हिंदुज्म की बात ले लें तो ऋग्वेद के जो 10th जो मंडल है उसमें 10th चैप्टर है, उसमें पुरुष सूक्त, जिसमें बोल दिया गया था कि समाज में 4 क्लास में डिवाइड कर दिया जाए। तो देखिए पूरा पूरा समाज 4 क्लास में डिवाइड हो गया। तो बिफोर इन इंडिपेंडेंस या फिर बिफोर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया था वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस बुक से चलता था।
और रिलीजियस बुक कब इफेक्टिव होते थे, जब उस डायनेस्टीज के जो किंग है वो आते थे। तो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंडिया में कॉम्प्लेक्सिटी थी। अब कौन से रिलीजन को यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंस दिया जाए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे उनके मन में ये प्रश्न आया कि हम कौन से रिलीजन को, क्योंकि सभी रिलीजन्स वहां पर रह रहे थे, सभी ने इंडिया के इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूशन किया था कहीं ना कहीं, और सभी जब मिले तभी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है अभी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम पॉलिटी में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, वो बुक बना। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसमें सभी रिलीजन्स को मर्ज किया गया। ठीक है, सभी रिलीजन्स को मर्ज किया गया और उसी को बोलते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स धर्म निरपेक्ष। धर्म को, अब धर्म निरपेक्ष दो टाइप का होता है। जब वेस्टर्न जो हम सिस्टम देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब रेनेसेंस हुआ, पुनर्जागरण हुआ, उस समय आप देखेंगे कि किस तरह से जो पॉप है, जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन्स है, उसका इंटरफेरेंस हमारे स्टेट के वर्क पे काफी होता था। और जब लोग परेशान हो गए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ये सब रिवॉल्यूशन जो हुए थे बेसिकली रिलीजियस जो इंटरफेरेंस था उसके खिलाफ था। क्योंकि जो उस समय ऑटोक्रेसी थी, उस समय कोई भी राजा राज करता था, और राजा किससे काम करता था, वो रिलीजियस जो मूवमेंट है, रिलीजियस जो भी रूल्स है उससे इफेक्टेड होता था। तो कहीं ना कहीं लोग जब सोसाइटी में इन इक्वालिटी होती थी, जो इक्वालिटी जो खत्म होती थी, तो कहीं ना कहीं जो रिवॉल्यूशन है वो हुए थे। सेम वैसी अगर इंडिया में अगर देखेंगे हम आते हैं, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो लोगों के मन में ये प्रश्न आया कि अब पहले तो चलिए ऑटोक्रेसी थी, ऑटोक्रेसी में जो रिलीजियस जो रूल्स थे उससे देश चल रहा था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, मतलब जब आजाद हो जाएगा भारत, तो फिर कौन से धर्म को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, इस पे काफी डिबेट हुआ था जब लोग उस बुक को बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए कि कौन से धर्म को यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस दे। और वहां पर जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था फ्रेंच में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, रसिया का बन चुका था, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो सेकुलर हो गए थे। वहां क्या हुआ था कि उन्होंने धर्म से जब परेशान थे, धर्म से परेशान थे, तो वहां के देश धर्म को पूरा पूरा बाहर कर दिया, रिलीजन को बाहर कर दिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो सेकुलर बना, धर्म निरपेक्ष। मतलब अब जो धर्म की एक्टिविटीज होगी उसको प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेट जो चलाते रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट होगा वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन, और जहां पर गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी वो धर्म से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो ये सेक्युलरिज्म था इन वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या आप सीखे कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो सेक्युलरिज्म है, वहां पर जो धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं, वो धर्म के बिना जो है वहां का कानून चलता है। ठीक है, लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म अगर आपको पूछा जाएगा, तो इंडिया का सेक्युलरिज्म में लिखा गया है कि सभी धर्मों को इंक्लूड करते हुए सेक्युलरिज्म आपको फॉलो करना है। ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाता है? क्योंकि अगर कोई चीज खराब है, कोई चीज खराब है क्योंकि रिलीजन में कहीं ना कहीं डिफेक्ट था, तभी आप देखेंगे कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी आई। तो कोई चीज अगर खराब है, तो वेस्टर्न जो कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया कि खराब चीज को बिना रिपेयर के उसको बाहर ही कर दिया। जैसे कि आप देखेंगे कोई हमारा बॉडी है, वहां पर कोई अगर कोई पार्ट है, अगर वो खराब हो जाता है तो उसको काट करके अलग कर दिया ऑपरेशन में। आप समझिए इसको ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट से, कि उस जो रिलीजन जो पार्ट था, जो सोसाइटी, अगर हम एक सोसाइटी को बॉडी का स्ट्रक्चर अगर देंगे, तो अगर उसमें रिलीजन को कोई पार्ट दिया जाए और उसमें कोई खराबी आ गई थी, तो वेस्टर्न जो कंट्रीज थी उन्होंने उसको काट करके अलग कर दिया और बोला कि अब सोसाइटी जो है पूरा पूरा गवर्नमेंट से चलेगा, रूल से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। ये रहा वेस्टर्न जो सेक्युलरिज्म। इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में हालांकि सभी रिलीजन्स थे, रन कर रहे थे, तो सभी में कुछ ना कुछ कमियां थी, कुछ कुछ अच्छाइयां भी थी। तो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, और उनके साथ साथ जो भी उनके जो असिस्टेंट थे, देखिए उनकी जो दूरदृष्टि थी कितनी अच्छी थी कि उन्होंने, हालांकि बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, वो बहुत सारों से कॉपी किया गया है ना। मतलब आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कहीं से लिया गया, किसी कंट्री से, फंडामेंटल ड्यूटीज किसी कंट्री से लिया गया, डीपीएस भी कहीं से लिया गया है, एंड
इलेक्शन प्रोसीजर कहीं से लिया गया है, पार्लियामेंट सिस्टम कहीं से ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया, इस तरह से जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज जो है वो इंडिपेंडेंट है, जो हम बोल सकते हैं कि इंडिजीनियस है, मेड इन इंडिया है, वो है सेक्युलरिज्म आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल रिलीजन। सभी रिलीजन्स को फॉलो करते हुए सेक्युलर लाना, ये जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया कॉन्सेप्ट था और है ना। तो ये क्या है ये कॉन्सेप्ट, ये काफी आ सकता है आपके मेंस में भी एंड प्रीलिम्स में भी, कि सभी रिलीजन्स को इंक्लूड करते हुए, सभी रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट किया गया, और सभी रिलीजन्स के अच्छे अच्छे चीजों से इंस्पिरेशन लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म इन इंडिया, कि सभी रिलीजन्स को इंक्लूड करते हुए आपको सेक्युलर होना है। ठीक है, ये एक लाइन की बात तो मैंने बोल दी, लेकिन इसको समझेंगे, थियोरेटिकली समझेंगे कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस हुआ है ना, क्योंकि हम बोलते अलग है लेकिन सब कुछ हमारा कहां से चलता है, अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। ठीक है, संविधान से बुक चलता है। और एक बात याद रखिए, आप कोई भी धर्म के फॉलोअर्स हो, हम रिलीजन को तभी फॉलो कर पा रहे हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये परमिशन देता है। अगर सपोज मान लो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बाबा साहब जी और फिर बाकी जो उनके जो असिस्टेंट थे, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते समय वेस्टर्न से सीख ले लेते, वेस्टर्न कंट्रीज से, और ये बोल देते कि अब जो है रिलीजन्स को पूरा पूरा प्राइवेट सब्जेक्ट कर दिया जाए, उसको प्राइवेट लोग ही संभालेंगे, गवर्नमेंट केवल अपना बिना रिलीजन के, बिना धर्म के काम करेगी, तो आज हम धर्म का जो भी रिलीजन के फॉलोअर्स है, जो जो जिस पोजीशन में है, और जितना हम धर्म का नाम लेकर के आगे आने की कोशिश करते हैं कि ये धर्म के लोग ही इस देश में रह सकते हैं या फिर इस धर्म के लोग नहीं रह सकते, वो ऐसा सिचुएशन नहीं होता। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यही लिखा गया, हम देखेंगे अभी नेक्स्ट जब हम प्रिंसिपल्स देखेंगे उसमें, कि किस तरह से आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल ड्राफ्ट किए गए इन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वही हमको परमिशन देता है नॉट ओनली एक रिलीजन वाले को, इंडिया में जितने भी रिलीजन्स के सिटीजन्स रहते हैं उन सबको ये परमिशन दे रखा है कि आप अपने रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये भी है, प्रोटेक्शन भी दे रखा है, फ्रीडम तो दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, और फ्रीडम भी दे रखा है। तो अभी क्या सिचुएशन होता है, अभी आप देखेंगे कि जो इंडिया, हाँ, जो आईएएस है, जो भी आईएएस या यूपीएससी के एस्पिरेंट है, मैं एस्पिरेंट बोल सकता हूँ, या फिर आईएएस जो बन जाते हैं, वो तो जानते हैं सेक्युलरिज्म की कितनी इंपॉर्टेंस है ना। लेकिन जो सिटीजन्स है, जो आपके 140 के करोड़ सिटीजन्स है, उनको सेक्युलरिज्म नहीं पता है, वो अभी भी धर्म पे ज्यादा फोकस करते हैं कि हम इस रिलीजन पे हैं, इस रिलीजन पे, इस रिलीजन पे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कंट्रोवर्सी काफी होती है, तो रिलीजियस कंट्रोवर्सी बहुत होते रहती है, क्योंकि जो सेक्युलरिज्म है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कुछ लोग ही जानते हैं। कौन कौन जानता है? ज्यादातर आप देखेंगे कुछ बैरिस्टर जानेंगे, कुछ जज जानेंगे, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जानेंगे, और फिर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जानेंगे। बस इतने लोग के पास ही ये कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे आज पूरा देश चल रहा है। लेकिन रिलीजन आप देखेंगे कि इंडिया के जो पहले चला आ रहा था, जो बिफोर इंडिपेंडेंस जो चला आ रहा था, वो उस रिलीजन्स को जो जो फॉलोअर्स है वो कहीं ना कहीं समझ जाइए कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमने बताते रहे कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये तो पता है कि हम कौन से रिलीजन से रिलेटेड हैं और उसका हम रेस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई यहाँ पर ना सिटीजन माउथ टू माउथ आप बोल सकते हैं, ओरली कहीं हम डिस्कशन नहीं करते कि हमारा देश जो है धर्म बाद में आता है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पहले आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको परमिशन दे रखा है। तो जब इन सिटीजन्स को अलॉन्ग विथ जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स है, उसके साथ साथ जब सिटीजन्स भी ये बात जान जाएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अब देश चल रहा है और वही हमको ये प्रोटेक्शन दे रखा है कि हम अपने रिलीजन्स को प्रमोट कर सके। अदरवाइज आप देखते थे कि जब जो डायनेस्टी आती थी वो अपने धर्म को प्रमोट करती थी, और आपने देखा भी होगा कि अभी कंट्रोवर्सी में बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आ रही है कि जब जो रूलर्स आया उन्होंने दूसरे रिलीजन्स के स्ट्रक्चर को तोड़वाया, उनके लिटरेचर्स जो है उसको खत्म किया, और उसके साथ साथ अपना रिलीजन्स
स्थापित करने की कोशिश की। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आप देख सकते हैं अभी जो आफ्टर इतने ईयर्स हो गए कोई भी धर्म यहाँ पर डोमिनेंस कर सकता था बाकी रिलीजन्स को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमको सिक्योरिटी देता है। इस बात को कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया को जानना चाहिए कि इंडिया सेकुलर कंट्री भी है और रिलीजन को भी प्रमोट करते जाइए, और भी डिस्कशन करेंगे इसके बाद, लेकिन आपको यहाँ पर बताना था कि सेकुलरिज्म इन इंडिया किस तरह डिफरेंस है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से। वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या किया कि रिलीजन को पूरा पूरा अलग कर दिया स्टेट के अफेयर से, लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि सारे रिलीजन को इंक्लूड करते हुए किसी भी एक को प्रायोरिटी ना देते हुए सबको शामिल करते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। तो ये था डिफरेंस वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में। अब देखिए कि सबसे पहले जैसे हमने 8 पॉइंट्स में हमने डिस्कशन किया था कोई भी रिलीजन को। सबसे पहले हमने देखा था फाउंडर, ठीक है। तो अब यहां पर सेक्युलरिज्म जो है उसका फाउंडर कौन है, तो उसका फाउंडर आप देख सकते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वही यहां पर फाउंडर है जिन्होंने सेक्युलरिज्म को लेकर के आया और उससे देश जो है चल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भीमराव जी एंड उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने ये हमको सेकुलरिज्म दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर दे रखा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो संविधान सभा बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बोल सकते हैं, वो जो है उन्होंने ये दिया है। तो उनके फाउंडर कौन थे, जो संविधान सभा जो है था वो जो है सेकुलरिज्म को दिए थे, तो ये फाउंडर थे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मीटिंग्स हुई थी, इसको हम डिटेल में पॉलिटी में देखेंगे, अभी बस इतना देखिए। और बुक कौन सा है, सेकुलर बुक जो बोलेंगे, सेकुलर बुक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब देखिए सेक्युलर जो है कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं ये इनके फॉलोअर्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सेक्युलरिज्म के वो क्या क्या है। मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा था, उन्होंने सेक्युलरिज्म जो है धर्मनिरपेक्षता भारत को दिया था। जिस तरह से हमने देखा कि हर एक रिलीजन में फाउंडर होते थे और उसकी कुछ ना कुछ टीचिंग्स होती थी, वैसी सेक्युलरिज्म जो है उसके फाउंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और उसके जो टीचिंग्स है उसको अब हम देखते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि भारत सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आखिर क्यों है। अब भारत जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से बुक से चल रहा है, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन जो एक है भारत का संविधान, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आईसी बोल सकते हैं, इस बुक से चल रहा है। तो नेचुरल है ये चीज कि इसमें कुछ प्रोविजंस होंगे जिससे हमको यह पता चलेगा कि हमारा जो इंडियन स्टेट है वो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। तो कुछ प्रोविजंस है उस पर नजर डालते हैं, हालांकि शॉर्ट व्यू लेंगे जब हम पॉलिटिक्स डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको ब्रेक डाउन करेंगे डीप में, लेकिन अभी हम ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर क्यों हम बोल सकते हैं कि इंडिया जो कंट्री है वो सेकुलर है। तो देखिए क्या क्या प्रोविजंस किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला आप देखेंगे कि सेकुलरिज्म के लिए पहला जो आपको प्रूफ मिलेगा वो प्रियम्बल में ही मिल जाएगा। प्रियम्बल में सेकुलर जो वर्ड है 42 सेकंड अमेंडमेंट हुआ था इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये ऐड किया गया था सेकुलर, ठीक है। अभी हम उसको डीप में भी देखेंगे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें, लेकिन अभी आप सोचिए कि पहला जो रीजन है, जो प्रूफ है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी 40 सेकंड जो अमेंडमेंट था उसमें सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, ठीक है। पहला तो ये, इसको डीप में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन अभी आप देखिए कि कौन कौन से प्रोविजंस है। दूसरा अगर प्रोविजंस देखेंगे तो पार्ट थर्ड जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम जब डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिटी में तो आप देखेंगे कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर के साथ साथ कुछ सेक्शंस है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कोई बुक होता है, बुक में चैप्टर्स होते हैं, जैसे आप क्लास 1 में भी एडमिशन लिए होंगे तो जो बुक है इंग्लिश की बुक है उसमें कई लेसन्स होते हैं, लेसन्स भी कई लाइंस में डिवाइड होता है। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बुक है, उसको पार्ट में डिवाइड किया गया, 22 पार्ट है और उसके साथ साथ जो पार्ट है उसमें आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। यहाँ पर आप देखिए पार्ट 3 है उसी बुक का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, उसमें आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं एवरी सिटीजन को। किसको? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको यहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उसी में 12 से 15 जो आर्टिकल है जो पार्ट 3
उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो पार्ट 12 आर्टिकल 12 से 35 तक कुछ प्रोविजंस है। उसमें हमको ये पावर दिया गया है कि किसी भी धर्म के आधार पर, किसी भी रिलीजन जो हमने अभी तक पढ़ा है, जितने भी रिलीजन्स हैं, उसके आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिक्योरिटी दे रखा है। तो जो भी आप किसी भी रिलीजन को मानने वाले होंगे या किसी भी फॉलोअर्स होंगे जो अपना धर्म धर्म करते हैं, एक बार इस बुक को भी देख लीजिएगा। इसी बुक के कारण आप इतने आजादी के इतने साल बाद भी अगर आपका धर्म बचा हुआ है तो उसका जो कहीं ना कहीं रक्षा करने वाला है, सिक्योरिटी जो गार्ड है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ लोग बोलते हैं कि धर्म से ज्यादा, कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा धर्म हमको प्रायोरिटी देते हैं। तो उनको ये पता रहना चाहिए कि वो जो धर्म जो उनको इजाजत मिला है या जो अभी जो धर्म को संभाल कर रखे हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा गवर्नर है। और इसका आप देखेंगे कि गवर्नर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पॉलिटी भी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। तो पार्ट 3 में भी हमको यह दिया गया कि कोई भी जो सिटीजन है वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इसी रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने अभी जैसे हमने क्लासेस की हैं, कोई भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हैं। जो रिलीजन के आप फॉलोअर होंगे उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर सभी रिलीजन के अच्छी अच्छी बातों को होकर के सेक्युलर हो सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको जानना ही होगा। तीसरा प्रोविजन है पार्ट 4। देखिए, पार्ट 3 में भी है, पार्ट 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये दिया गया। मतलब स्टेट की जो पॉलिसीज बनेंगी, जैसे कि आपके लिए नियम कानून बनेंगे, तो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब कुछ बातें बताई गई हैं कि जो भी राज्य सरकार या फिर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी पॉलिटी के रूल्स बनाएंगी तो उसमें इन बातों को ध्यान में रखेगी। कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल मींस क्या बोल सकते हैं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक कंपलसरी आपका सब्जेक्ट होगा, एक ऑप्शनल जो भी आप चूज करेंगे। वैसी गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया या फिर चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टरियल काउंसिल हो गया, उनके लिए डीपीएसपी है। उसमें जो है आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला गया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तभी तो ये भारत सेक्युलर हो पाएगा ना। अगर आप देखेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस हिंदुज्म वाले अपने लॉ के अकॉर्डिंग अपना रूल चलाते थे। सब कुछ उनका प्रोसेस, शादी का, डिवोर्स का, सब कुछ उनके हिंदुज्म के अकॉर्डिंग चलता था। मुस्लिम जो लॉ है वो भी आप देखेंगे कि उनके जो प्रोसेस है, जो सोसाइटी की जो प्रोसेस है, वो मुस्लिम शरीयत के अकॉर्डिंग चलता था। अभी भी हालांकि चलता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी में। उसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी में देखेंगे कि उनकी जो मैरिज एक्ट है वो क्रिश्चियन चर्च में होती है, तो भी उसको जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन, मान्यता दे देता है, ऑथोराइज कर देता है। तो इस तरह से हालांकि बहुत सारे रूल्स तो अभी भी रिलीजन के आधार पे चलते हैं। तो किस तरह से बैलेंस किया गया है रिलीजन रूल्स को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो भी हम देखेंगे। लेकिन आप एक चीज याद रखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बोली गई है डीपीएसपी में, कंपलसरी नहीं है, इसीलिए अभी तक देखो लागू नहीं हो पाया। अभी भी उसमें काम चल रहा है, एक स्टेट नहीं बस लागू कर रखा है। किसने किया वो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमको ऐसा बोलता है कि आप कोई भी रिलीजन के हो, आपके लिए एक रूल होगा। अगर कोई कोई क्राइम करता है तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए एक ही दंड होगा, है ना। अब आप एक ही पनिशमेंट होगा। अब आप देखेंगे कि कोई अगर हिंदुज्म का है तो उसको अलग पनिशमेंट, मुस्लिम हो तो अलग पनिशमेंट। तो फिर क्या होता है कि सेकुलर स्टेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसकी कल्पना की गई है और धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको अमेंड में लेके आ रही है, बैलेंस करते हुए। उसके बाद आप देखिएगा जो चौथा प्रोविजन है वो पार्ट 16 में है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन क्लासेस। जो रिजर्वेशन दिया गया एसटी को, एसटी कम्युनिटी एंड एससी कम्युनिटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज को, तो ये देखेंगे इन क्लासेस को जो रिजर्वेशन दिया गया, ये भी क्यों दिया गया, क्योंकि इक्वालिटी लाने के लिए। हालांकि अब देखिए आज देश आजाद तो हो गया था और पहले से जो लोग पढ़े हुए थे, आप देखिए ना, उनके जैसे वो अपर क्लास है, वो पहले से बहुत पढ़ रहे थे, क्योंकि रिलीजन में ऐसा व्यवस्था थी। रिलीजन में ऐसा बोला गया था कि ब्राह्मण पढ़ेंगे, क्षत्रिय पढ़ेंगे, तो ये सब तो पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे। लेकिन जो एसटी और एससी कम्युनिटी के थे, ओबीसी कम्युनिटी के थे, वो पढ़े नहीं थे। अब आप एक देश बना दिए और आप फेयर कंपटीशन अगर करते हैं
तो ये नेचुरल से बात है कि जो ज़्यादा एजुकेटेड होगा या जिसकी फैमिली पहले से बैकग्राउंड जिसका क्लियर होगा वही तो आगे जाएगा। जैसे आप यूपीएससी का भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स अगर कुछ पढ़े होंगे तो आप खुद ये जज किए होंगे कि आपको उसमें जल्दी हो जाएगा, प्रोसेस में आप जल्दी उसको अचीवमेंट कर पाएँगे। लेकिन अगर आप खुद अपने परिवार से अकेले हैं और आपके बैकग्राउंड से कहीं दूर-दूर तक कोई यूपीएससी को नहीं जानता, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। सेम यही हुआ था जब देश आज़ाद हुआ था, तो जब सबको एक प्लेटफ़ॉर्म में लाना था, तो ऐसा इसको भी देखा गया कि इन्होंने जो बाबा साहब थे और उनके जो असिस्टेंट थे, उन्होंने देखिए कि कितना अच्छे से ऑब्ज़र्व किया और कितने अच्छे से ड्राफ्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उन्होंने रिज़र्वेशन दिया, टेम्पररी दिया, है ना? टेम्पररी मीन्स जब तक ऐसा नहीं हो पाता कि एसटी, एससी, ओबीसी उस प्लेस पर पहुंच पाए और अपर क्लास के बराबर हो जाए, तब तक इनको रिजर्वेशन दिया गया। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा हमारे सोसाइटी में। अदरवाइज आप देखेंगे कि आज़ादी के बहुत साल बाद भी अभी भी हायर पोस्ट में अपर क्लासेस की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा देखेंगे। कहीं भी आप देख लीजिए, चाहे वो आप पॉलिटिक्स में देख सकते हैं या फिर आप जुडिशरी में देख सकते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज में देख सकते हैं, तो अपर क्लास के जो लोग थे वो ज़्यादा दिखते हैं और लोअर क्लास अभी भी कम है। तो आप देख सकते हैं अगर रिजर्वेशन नहीं होता तब तो फिर आप सोचिए कि पोजीशन क्या होता। फिर तो इंडिपेंडेंस मिले ना मिले, इन एसटी, एससी, ओबीसी क्लास के लिए कोई मतलब ही नहीं होता ना, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती, एडमिनिस्ट्रेशन में आ ही नहीं पाते। तो ये जो प्रोविजंस है पार्ट 4, तो ये भी कहीं ना कहीं हमको सेकुलर स्टेट बनाने में काफी मदद करता है। तो अगर कोई कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेसिक प्रोविजंस विच आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देयर आर 4 पार्ट विच मेंशन दैट द इंडियन इज अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो प्रियम्बल है, पार्ट 3 में दिया गया है, एंड पार्ट 4 डीपीएसपी, एंड पार्ट यहाँ पर देखेंगे 16 जो है रिजर्वेशन का। तो ये जो 4 पार्ट है, इससे हमको पता चलता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडियन कंट्री है वो सेकुलर है। अब देखते हैं धीरे धीरे, सबसे पहले हम देखते हैं प्रियम्बल को। तो अब हम बात करते हैं प्रियम्बल की थोड़ी डीप में, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि प्रियम्बल जो है वो क्या होता है। प्रियम्बल मीन्स होता है प्रस्तावना, ठीक है। जैसे आप मूवी देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, कोई मूवी है और उसका ट्रेलर देखते हैं, ठीक है। क्या होता है? ट्रेलर। ट्रेलर से आपको समझ आ जाता है कि मूवी कौन से थीम पर बनी हुई है, पूरी पूरी मूवी जो है, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी मूवी आता है उससे पहले ट्रेलर रिलीज होता है। सेम वैसी कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बुक है, इसमें बहुत डीप में है, इसका ट्रेलर जो होता है वो होता है प्रियम्बल में। प्रियम्बल आप देखेंगे कि हर बुक है क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, जो फर्स्ट पेज होता है, फ्रंट पेज, कवर पेज, उसमें प्रियम्बल दिया होता है। क्यों दिया होता है? क्योंकि हम इतने मेच्योर होते नहीं है जब हम चाइल्डहुड में होते हैं, हम अपने बचपन में होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा समझ पाए। तो प्रियम्बल दिया होता है जिससे हमको पूरा अंदाजा हो जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन किन प्रिंसिपल्स पर टिका हुआ है। जैसे कोई मूवी आती है उससे पहले प्रियम्बल आता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका ट्रेलर होता है प्रियम्बल। शॉर्ट शब्दों में है, मतलब आप इतना अगर समझ गए तो समझ जाइए, पूरा पूरा आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं कि किस पर बेस्ड है। अगर आप डीप में जाना चाहते हैं तो डीप में कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इन्हीं शब्दों को समझ जाएंगे तो भी आप कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन समझ जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही पहली बात में यही बोल दिया गया कि सेकुलर है। अब कैसे बोला गया देखिए, मैंने बताया था ना, 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, सुधार हुआ था, संविधान संशोधन बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, एक बुक लिख दी जाती है, जैसे आप भी कोई बुक पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर्स है उसकी, तो आप देखेंगे कि उसका रीप्रिंट बनते जाता है और थोड़ा करेक्शन, जो गलती हो रहती है वो करेक्ट की जाती है, या फिर कोई कमी या कोई नया अपडेट हो जाता है। जैसे आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उसका एडिशन भी नया नया आते रहता है। सेम वैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंड किया जाता है, जैसे जैसे हमको नीड होती है वैसे ही। तो 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, एंड उसके साथ आप देखेंगे इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी पे तो हम यहाँ पे बाद में डिस्कशन करेंगे जब वी शैल स्टडी द पॉलिटी। बट अभी देखिए सेकुलर यानी क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। कभी कभी इसको पंथ निरपेक्ष भी बोला जाता है, लेकिन दोनों अलग हो जाते हैं ना। लेकिन वो उस हिंदी मीडियम में देखिए धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों आपको लगता है कि सेम प्रिंसिपल होगा, लेकिन दोनों डिफरेंस उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम धर्मनिरपेक्ष को ही स्टैंडर्ड वर्ड लेकर के चलते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम जो पीपुल भारत के लोग हैं, हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व, हम यह
सोचते हैं या कोशिश करते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। देखिए 3 पार्ट में डिवाइड है, पूरा पूरा प्रियम्बल है। हालांकि इसको हम डिस्कशन करेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे उस समय डीप में, लेकिन अभी भी आप देखिए कि 3 पार्ट में सबसे पहले इंडिया की बात की गई है प्रियम्बल में कि इंडिया को क्या करना है। उसके साथ जो पार्ट 2 है टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन, उसके बाद सिटीजन्स की बात कही गई है कि उनको क्या देना है। उसके साथ टू प्रमोट अमोंग द लैंड, और सिटीजन को देना तो है और सिटीजन को क्या सिखाना भी है। मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो इंडियन आईसी है, आईसी में सबसे पहले इंडिया के लिए बात की गई है कि इंडिया को कैसे बनाना है। उसके बाद इंडियन सिटीजन आईसी की बात की गई है, और इंडियन सिटीजन को और क्या दिया जाना चाहिए या उनमें हम क्या चीज बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो उनको सिक्योरिटी भी देंगे और उससे अपेक्षा भी करेंगे। तो 3 चीज दिया गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, बनाना है हमको, क्या बनाना है, इंडिया। इंडिया को कैसा बनाना है, इनटू अ सॉवरिन। सॉवरिन यानी होता है कि आत्मनिर्भर, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न यानी क्या होता है, ये भी एक एक टर्मिनोलॉजी जो है, सॉवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये सब एक एक टर्मिनोलॉजी है जो पॉलिटी के प्रिंसिपल्स है। उसको डीप में डिटेल करेंगे, फिर भी मैं कोशिश करता हूं शॉर्ट में बताने का। सोवरिन यानी होता है कि अपने हिसाब से वो फैसला कर सके, किसी दूसरे से उसको इजाजत या परमिशन ना लेना पड़े। सोशलिस्ट यानी देखे होगे सामाजिक कंट्री में आना। सेकुलर यही होता है कि इंडिपेंडेंट। तो जो हम अभी बात कर रहे हैं वो हमारा यही है कि प्रियम्बल में लिखा गया है कि हमको इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी समझ जाइए कि गणतंत्र, जिसमें कि पब्लिक के पास पावर हो, उसको डेमोक्रेटिक। एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन, और इनके सिटीजन जो भी इंडिया के सिटीजन होंगे उनको क्या देना है, सबसे पहले जस्टिस। कौन कौन से जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसको भी डीप में डिस्कशन करते हैं कि सोशली उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अमीरी गरीबी ना हो, एंड पॉलिटिकल रूप से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये देना है, जस्टिस देना है। लिबर्टी देनी है उनको। लिबर्टी किसकी देनी है, थॉट्स की, वो अपने अकॉर्डिंग सोच सके, एक्सप्रेस कर सकें, कुछ भी बात रख सकें। बिलीफ यानी विश्वास कर सके। फैथ यानी वो भरोसा करें, जो भी उनका मानना है या धर्म को मानना है उसके लिए भी उनको फ्रीडम दे रखा है। एंड वर्शिप, उपासना जिसको बोलते हैं, वर्शिप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई उसमें प्रेशर नहीं डाल सकता। तो ये लिबर्टी उनको मिली हुई है। इक्वलिटी भी हमको देना है ऑफ द स्टेटस, स्टेटस यानी उनके स्टेटस की इक्वलिटी। एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी भी उनको सेम मिले, इसीलिए देखेंगे रिजर्वेशन भी दिया गया है। जो रिजर्वेशन है वो इसी पार्ट के अकॉर्डिंग इसको फुलफिल करने के लिए दिया गया है। थर्ड पार्ट क्या है, टू प्रमोट अमंग देम, हम सिटीजन को ये चीज तो देंगे, जस्टिस भी देंगे, लिबर्टी भी देंगे एंड इक्वलिटी भी देंगे, लेकिन उनसे कुछ लेंगे भी लेंगे। क्या लेंगे, हम ये लेंगे, उनमें क्या बनाने की कोशिश करेंगे, फ्रेटर्निटी। इन सब देने के बाद भी किसी को रिजर्वेशन देंगे, किसी को कुछ सिक्योरिटी देंगे, किसी को कुछ प्रोविजन देंगे, उसके बाद भी उनके बीच में फ्रेटर्निटी नहीं टूटनी चाहिए, भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। अपर क्लास को ये नहीं लगना चाहिए कि लोअर क्लास को रिजर्वेशन गलत तरीकों से दिया जा रहा है, लोअर क्लास को ये नहीं लगना चाहिए कि जो अपर क्लास है वही जॉब में ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं। तो इन दोनों को मैच करने के लिए ये सब देने के बाद टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, भाईचारा भी हमको बढ़ाना है। और वो भी कैसे बनाना है फ्रेटर्निटी, अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की, ऐसा नहीं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते समय केवल रिलीजन्स को देख लिए, कास्ट को देख लिए, इंडिविजुअल की भी क्या कमी रही या क्या उनको नीड है उसको भी देखते हुए। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब जब हम फ्रेटर्निटी देंगे, जब हम भाईचारा स्थापित करेंगे तो इंडिविजुअल की भी नीड देखना है, उसके साथ साथ वो इंडिविजुअल देश से अलग ना हो जाए। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये दोनों को बैलेंस करते हुए देखना है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दिस 26 डे ऑफ द नवंबर 1949, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ये ओरिजिनल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, ये डीप में है ना, लॉन्ग फॉर्म में लिखा गया, लेकिन जब हमको समझना है तो हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 26 डे ऑफ द नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, हम अडॉप्ट करते हैं इसको, इनैक्ट यानी हम इसको अब से लागू करते हैं, एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को डेडिकेटेड करते हैं। तो मेन चीज क्या है जो हम पढ़ रहे हैं अभी मेन टॉपिक में, सेकुलर। यहां पर दिया गया है कि हम भारत को क्या बनाना है, सेकुलर स्टेट बनाना है। इसी पे यार ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए। उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको डीप में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि सेकुलर यहां पर प्रियम्बल में ही दिया गया है।
और उसके साथ साथ आप देखिए कि प्रमोट इसमें फ्रेटर्निटी भी दी गई है, उसको साथ साथ इंडिविजुअल के डिग्निटी भी हमको ध्यान में रखना है, नेशनल का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी ध्यान में रखना है, और इंडिया को सेकुलर स्टेट भी बनाना है, और उनके सिटीजन को कुछ पावर दिया गया है, और उनके सिटीजन में फिर बैलेंस भी, पावर देने के साथ साथ बैलेंस भी किया गया। तो 3 पार्ट में डिवाइड है हमारा, पहला इंडिया, दूसरा सिटीजन, और सिटीजन के बीच में बैलेंसिंग, और उसमें भी इंडिया को सेकुलर बनाने का यहाँ पर दिया गया। तो ये प्रियम्बल में ही सेकुलर बनाने का प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा दिया गया है। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से प्रोविजंस है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है। अब देखिए, जो प्रियम्बल में तो सेकुलर, इंडिया को सेकुलर बनाना ये बोला ही गया, ठीक है। उसके बाद वो प्रियम्बल तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेलर है, लेकिन जैसे ही अंदर आते हैं, तो अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएंगे तो पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 3 में फंडामेंटल राइट दिया गया है, जो कि इंडिया को सेकुलर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देख लें, जो इंडिया को सेकुलर बनाने का जो प्रूफ मिलता है वो फंडामेंटल राइट्स में मिलता है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स में हालांकि आप बेसिक स्टूडेंट्स होंगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लग सकता है, लेकिन आप समझिए कि चैप्टर्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये बात बताया गया कि इंडिया को सेकुलर करना है, क्योंकि हम सेकुलरिज्म पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स है। जैसे सेकुलर स्टेट है, उसका बुक कौन सा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए गए उसी का हम स्टडी कर रहे हैं, तो काफी टफ नहीं है, इजी है, ठीक है। तो देखिए, पार्ट 3 है जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक में, उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ये राइट दिए गए, उसमें भी राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, की राइट टू इक्वलिटी यानी लोगों को, सिटीजन्स को इक्वल कैसे किया जाएगा, उसमें भी आर्टिकल 14 में दिया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। आप किसी भी रिलीजन से, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ कुछ प्रोविजंस को छोड़कर सभी दृष्टि में आपको सेम रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। जैसे आप देखिए कि कोई किसी के यहाँ चोरी करता है, तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो हिंदू है, कि मुस्लिम है, कि सिख है, कि ईसाई है। जो भी हमारे बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले आईपीसी होता था, उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। कुछ कुछ जैसे मैरिज एक्ट हो गया, या फिर कुछ डिवोर्स का एक्ट हो गया, ये सब में थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल केस है कि वो अपने धर्म के कानून के आधार पर ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम एरिया है वहां पर जो रूल्स है बीएनएस का, वो सभी धर्मों के लिए समान होगा। तो सेक्युलर हो गया है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए, जो धर्म धर्म करते रहते हैं, कभी कभी कंट्रोवर्सी करते रहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है। अरे उससे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन है तब धर्म है। अदरवाइज अगर आप ब्रिटिश लोगों के हाथ में अगर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होता, तो हो सकता है वो इंडिया के हिंदुज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जो इस्लामिक कल्चर है, सबको खत्म करके अपना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा दिया होता। तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते। आज हमको फ्रीडम मिल चुका है, तब हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, जबकि हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ देखिए, जो आर्टिकल 15 है, उसमें बोला गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड और प्लेस ऑफ बर्थ। प्रोहिबिशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी आदमी के साथ, किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, उनके जेंडर के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते। अब मेन हमको क्या देखना है, रिलीजन के आधार पर। अगर वो हिंदू है तो उससे अच्छा ट्रीट करे, मुस्लिम है तो उससे कम ट्रीट करे, क्रिश्चियनिटी है तो उससे और ज्यादा डिग्रेड ट्रीट करे, ये नहीं बोला गया, ठीक है। यहां पर ये बोला गया कि डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के आधार पर नहीं किया जा सकता। मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो है सेकुलर हो गया, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी ऐसा नहीं कि हिंदू को हम अपॉर्चुनिटी दे दे, मुस्लिम को ना दे, या फिर मुस्लिम को दे दे, हिंदू को ना दे, ऐसा भी नहीं कर सकते। मतलब सेकुलर है, वो कोई भी रिलीजन हो, हालांकि वो रिलीजन फॉलो करते रहेगा, लेकिन उसका गवर्नमेंट उस रिलीजन को देख करके भेदभाव नहीं कर पाएगी। ये है सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया, ठीक है। और भी प्रोविजंस देखते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखिए, रिलीजन जो भी वो मान रहा है उसके अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट जो प्रोविजंस है उसमें उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अब वो कौन सा धर्म मानता है वो उसके पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करेगा। उसके लिए भी प्रोविजंस दिया गया इन द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए जो कम्युनिटी या जो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा बड़ा है, उनको एक बार झांक करके देखना चाहिए। धर्म
जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से ही है। और आप जो बोल रहे हो धर्म बड़ा है, ये बोलने का हक भी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आपको मिला है। अदरवाइज आप क्रिश्चियनिटी या कोई भी रिलीजन्स में आप कन्वर्ट होके काम करते रहते हैं, क्योंकि ऑटोक्रेसी में यही होता था कि जो भी डायनेस्टी पावरफुल होती थी वो कन्वर्ट करा लेती थी। अगर ये आजादी नहीं मिलती, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलता, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी आज तक कन्वर्ट करा चुके होते, या फिर कोई और रिलीजन के लोग आते और कन्वर्ट हमको करा दिए होते। तो अगर आप रिलीजन अभी आपका रिलीजन बचा हुआ है तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है। अब देखिए 25 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 25, उसमें बोला गया फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब 25 हमको ये अधिकार देता है कि हम किसी भी रिलीजन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, मान सकते हैं और उसको बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आप ऑप्शनल रखेंगे, जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि आप हिंदू बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, सिख बन जाओ, जैन बन जाओ, बौद्ध बन जाओ। आप अपने जो भी प्रोडक्ट है, जो भी रिलीजन है, उसको आप बता सकते हैं कि ये मेरा रिलीजन है और इससे आपको समाज में इक्वलिटी मिलेगी। वो अपने अकॉर्डिंग अगर उसको चुन ले तो अच्छी बात है, आप बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। एंड आर्टिकल 26 में देखिए फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपको रिलीजियस अफेयर्स इसीलिए देखेंगे कि जुलूस होते रहता है, हिंदू के जो बाबा है वो कथा करते रहते हैं, मुस्लिम में जो आप देखेंगे कि वो भी अपने जो मुस्लिम टीचर्स है वो भी पंडाल वगैरह लगा करके अपना जो प्रवचन बोलते हैं, मुस्लिम इस्लामिक कल्चर में कुछ और वर्ड यूज करते होंगे, जैसे कि हिदायत वगैरह देते रहते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी देखेंगे कि उनको भी फ्रीडम है, आप सिखिज्म में भी देखेंगे कि वो भी काउंसिल्स करते रहते हैं और प्रोग्राम करते रहते हैं। तो ये क्यों प्रोग्राम जो है हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। अदरवाइज आप देखते कि किसी एक रिलीजन का अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंस ज्यादा होता तो बाकी जो रिलीजन है उसको रहने तो दिया जाता, लेकिन उसको प्रोग्राम करने की छूट नहीं दी जाती, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे इस्लामिक कल्चर हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी हो। आज देखिए कि सभी रिलीजन को ये फ्रीडम दिया हुआ है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आप कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। 27 अगर हम आर्टिकल देखें, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर आप किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं तो आपको टैक्स से उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अगर आपका इनकम जो है किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पूरा पूरा डेडिकेटेड कर दिया गया है, अगर आप किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो टैक्स आपको नहीं लगेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो मंदिर में कितने भी पैसे आते हैं उसमें टैक्स फ्री होता है, मस्जिद में जो भी मॉस्क्यू में जो भी आपको टैक्स मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, वहां पर टैक्स नहीं लगेगा। तो कभी कभी इसका मिसयूज भी हो जाता है, कुछ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए सारा सारा अपना ब्लैक मनी को मंदिर में दे देते हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लूप होल्स बन जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रोविजन किया गया था कि अगर आपको रिलीजन को प्रमोट करना है, अगर आप उसमें पैसा देना चाहते हैं तो उसमें टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट, क्योंकि अगर मान लो टैक्स लेती है तो कहीं ना कहीं टैक्स लेने से क्या होगा कि रिलीजन को प्रमोट करने से आप रोक रहे हो, ऐसा सिचुएशन आएगा। इसीलिए रिलीजियस वर्क में जो भी आप पैसा देंगे वो टैक्स फ्री रहेगा, ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। लेकिन अब देखिएगा इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हालांकि ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप अपने बुक में अच्छे से देख सकते हैं, बस यहाँ पर समझना मेन होगा, है ना, क्योंकि बुक्स में सब कुछ है, आपको अपने थॉट्स भी ऐड करने, लेकिन आप समझ जाइए कि आखिर चलता क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या बोला गया कि सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी पर्टिकुलर रिलीजियस जो एजुकेशन है वो नहीं दिया जाएगा। मतलब जैसे आप देखेंगे स्कूल्स है, एक स्कूल जो है मैंने बताया था कि काउंसलिंग का, जैसे हमने देखा था कि हिंदुज्म में मंदिर जो है वो आर्किटेक्चर में काफी इंपॉर्टेंस रोल रखता है, और जो भी हिंदुज्म के जो स्टडी की जाती है वो मंदिर में। इस्लामिक कल्चर में देखा था कि मॉस्क्यू होता है, एंड सिखिज्म में देखा था गुरुद्वारा, एंड क्रिश्चियनिटी में देखा था चर्च। तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म के लिए कौन कौन से ऐसे जो आर्किटेक्चर बने, तो स्कूल सबसे बेस्ट एग्जांपल है जहां पर आपको सेकुलर एजुकेशन दिया जाता है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। वहां पर आप किसी धर्म को पर्टिकुलर नहीं पढ़ा सकते। हाँ, जैसे आप देखेंगे कि कुछ कुछ बाल रामायण करके बुक चलती है, महाभारत चलता है क्लास 6-7 में, तो वो स्टोरी के फॉर्म में चल सकता है। मुस्लिम जो स्टोरीज है उसको भी कहीं कहीं लिया गया, देखेंगे अकबर के बारे में अच्छा पढ़ाया जाता है, एंड बहुत सारे आप देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में मुस्लिम जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन रिलीजियस स्पेसिफिक आप किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते।
वो उनका पर्सनल मैटर रहेगा। तो इस तरह से सेक्युलरिज्म को इम्पोज किया गया इन द इंडिया में। बहुत डीप में ये प्रिंसिपल्स है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो जानोगे तो आप 80%, ये सब 80% का काम चल रहा है, ठीक है। हालांकि ये बेसिक क्लास है, फिर भी मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा डीप में कर दिया जाए, क्योंकि आखिर आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी होती रहती है, रिलीजन के नाम पे कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो आप जब डीप में पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। अभी तो आपको जानना चाहिए किस तरह से सेकुलर हमारा इंडिया हो चल रहा है और कैसे हमको रिलीजन को फॉलो करते हुए सेकुलर होना है। तो आपको 80% जानना होगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो 80% है, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा 250 मार्क्स के जो पेपर होंगे आप में, उसमें से 20 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आपको कैसे ड्राफ्ट करना है, ये जब हम एडवांस स्टडी करेंगे मेंस के रिलेटेड, तब हम उसको ड्राफ्ट करना सीखेंगे कि कैसे हमको इसको कंसाइज करके 20% में हमको लिखना है। लेकिन अभी तो आप 80% जानते रहिए, पूरा जान जाइए, ठीक है। बस हम उसको जब एडिटिंग करेंगे इन द मेंस क्लास, उसमें बहुत सारे कोचिंग्स भी आपको मदद करेंगे, हमारी भी कोशिश रहेगी। तो वो जब 3 महीने का स्पेशल क्लास होगा, उस समय आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपको 80% है उसको एडिट करके 20% लगा करके आंसर में लिखना रहेगा। लेकिन पहले आपको जानना तो पड़ेगा ना, डीप में जानिए और समझाइए एकदम इजी में। जैसे आप आईएएस अगर बन जाते हैं तो जानते तो आप सब रहिए, सब नॉलेज, हिस्ट्री जानिए, पॉलिटी जानिए, इकोनॉमिक्स जानिए एंड साइंस जानिए। लेकिन जब कोई सिटीजन आता है या जब कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल लोग आते हैं तो उनको शॉर्ट शब्दों में 20% के वर्ड्स में आपको समझाना होता है। सेम वही काम है क्वेश्चन आंसर में। जब आपको यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है कि जानना तो 80% है, लेकिन 20% कम शब्दों में आपको उसको एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। यही होगा आंसर राइटिंग स्किल्स, वो हम करेंगे एडवांस स्टडी में, ठीक है। तो आप देखिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी यहाँ पर रिलीजन स्पेसिफिक एजुकेशन भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रोविजंस है जो हमारे सेकुलरिज्म इन इंडिया को सिक्योर करते हैं। इसके साथ देखते हैं कि थोड़ा सा और भी आर्टिकल है, इसके बाद अभी देखते हैं। 2 और आर्टिकल्स हैं जो हमको सेकुलर कंट्री बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं और डिफाइन करते हैं। वो है आर्टिकल नंबर 29, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के नाम पे हम इसको पढ़ सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब देखिए रिलीजन के आधार पे तो दिया ही गया है सिक्योरिटीज, लेकिन माइनॉरिटी अगर आप संख्या में कम हो जाते हैं कोई भी रिलीजन के आधार पर या किसी भी आधार पर, अगर आप इंडिया के पॉपुलेशन में आपकी जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मींस एक बहुत बड़े क्लास के अकॉर्डिंग अगर आपके जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है, तो भी आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, जैसे आपकी लैंग्वेज है, जो आपका कल्चर है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए इंडिया जो है प्रोविजंस देता है। एंड 2030 आर्टिकल 1330 में देखेंगे कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश यानी क्या हो जाएगा, स्थापना करना, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको प्रशासन कर सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर माइनॉरिटीज चाहें तो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। आपने इससे पहले जस्ट देखा था कि कोई भी एजुकेशनल जो भी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर रिलीजियस जो है एजुकेशन तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको धार्मिक जो है इंस्टीट्यूट अगर हमको खोलना है जिससे हमारा धर्म बचा रहे, वो खासकर माइनॉरिटीज के लिए, तो गवर्नमेंट ने आर्टिकल 30 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने यह प्रोविजंस दे रखा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे मदरसा वगैरह हो गया, वहां पर इस्लामिक कल्चर की एजुकेशन दिया जा सकता है। ब्राह्मणों में जैसे वेद वगैरह पाठन, आप वाराणसी में कई ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट देखेंगे जहां पर हिंदुज्म की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। ये सब जो है वो माइनॉरिटीज के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना अलग सेपरेट इंस्टीट्यूशन खोला है, वहां पर कोई भी एडमिशन ले सकता है। लेकिन आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा एजुकेशन दिया जाए, वहां पर मना है। लेकिन पर्सनली आप प्राइवेट रूप से खोल करके उसमें गवर्नमेंट दोनों को प्रमोट करती है, गवर्नमेंट स्कूल को भी चला रही है, और ऐसे अगर इंस्टीट्यूट, अगर मदरसा, और फिर आप संस्कृत के कुछ गुरुकुल वगैरह खोलते हैं तो उसको भी गवर्नमेंट प्रमोट करती है। मतलब धर्म को खत्म नहीं किया। आप वेस्टर्न अगर कंट्रीज में जाएंगे तो चर्च जो है वो अपने ऑटोनॉमस बॉडी में गवर्न कर रही है, पैसा भी वो खुद लोगों से लेती है, गवर्नमेंट उसमें ज्यादा हेल्प नहीं करती। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो एक तरफ वो सेकुलर एजुकेशन देती है इन स्कूलों में, उसके साथ साथ जैसे ये रीजनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर रिलीजन की भी पढ़ाई कराई जाती है। तो दोनों को बैलेंस किया गया है, और इस सब से हमको लगता है और इस सब से हमको कहीं ना कहीं दिखता है कि इंडिया जो है सेकुलर स्टेट है। इसके बाद और एक और पार्ट 4 देखते हैं, डीपीएसपी में भी क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं।
पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या है, ये समझ लीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स यानी क्या होता है, कुछ ऐसे रूल्स है ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट मीन्स क्या होता है, यहां पर कंट्री की भी बात की गई है और जो हमारे स्टेट है उसकी भी बात की गई है ना। कुछ टर्मिनोलॉजी जो है आपको कंफ्यूज कर सकते हैं इन द पॉलिटी कि स्टेट मतलब क्या, यूपी बिहार झारखंड इसी स्टेट की बात की गई है, फिर यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कही गई है। तो स्टेट मीन्स सबकी बात है, जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, सबके लिए एक टर्म यूज किया गया स्टेट। अब पॉलिसी ने क्या होता है, जो भी पॉलिसी बनती है, जैसे एजुकेशन हमको कैसे देना है इंडिया के सिटीजन्स को, या फिर हेल्थ कैसे देना है, या फिर उनको कोई भी स्कीम कैसे देना है, तो उसके जो पॉलिसी बनेगी उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। उसको आप फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। वो हमारे इंडिया के पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है। उसमें भी आप देखेंगे कि आर्टिकल वहां पर 36 से 51 तक बताया गया है। उसको हम डीप में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सेक्युलर बनाने के लिए उसी के 36 आर्टिकल से 51 के बीच में जो 44 आर्टिकल है उसमें यह बात बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जो स्टेट पॉलिसी आप बनाओगे उसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म यानी क्या होता है कि एक समान, सिविल क्या होता है नागरिकों के लिए, कोड यानी क्या होता है नियम। अब यहां पर देखिए रूल बताया जाना चाहिए था कि रूल, लेकिन उसको कोड बोलते हैं। तो कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म आ जाता है, जैसे इंग्लिश अगर आप जानते होंगे तो स्पेस टर्मिनोलॉजी दूसरे नाम से बोला जाता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, हमको उसको इजी लैंग्वेज में समझना है। तो ये क्या बोला गया है कि सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिज्म हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबके लिए एक रूल होगा। और इसी से क्या होगा कि सेकुलर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग धर्मों में तो बुक के रूल्स अलग अलग हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। लेकिन जब हम अब इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए हैं और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो कौन सा रूल चलेगा, तो उसके लिए एक रूल यहां पर हमको बनाया जाना चाहिए, ये बोला गया है इन द आर्टिकल 44। अब देखिए पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल प्रोविजंस, कुछ खास प्रोविजंस दिया गया है फॉर सर्टन क्लासेस, कुछ विशेष क्लास है उसके लिए कुछ विशेष प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल जो है यहां पर 330 टू 342 तक, ठीक है। उसमें भी अब देखेंगे कि 330 से 332 तक एसटी एससी रिजर्वेशन इन हाउस ऑफ द पीपुल, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में एसटी एससी के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। एंड स्टेट लेजिस्लेचर में भी दिया जाएगा, मतलब विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर, वहां पर भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब आजादी के पहले इनको एजुकेशन दिया नहीं जाता था। अब अचानक से बोल दोगे कि नहीं सबको इक्वलिटी दी जाएगी, लेकिन उनको तो पहले ही एजुकेशन और फिर सोशल रूप से काफी पीछे थे, तो अब वो कैसे हमारे बराबर आ सकते थे, या फिर कैसे अपर क्लास के बराबर आ सकते थे। तो फिर इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस दिया गया कि इनको कुछ हद तक टेम्पररी, कुछ समय तक, जब तक ऐसा ना लगे कि दोनों अब इक्वल हो चुके हैं, दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तब तक रिजर्वेशन दिया गया इन द 330 टू 332। अब 333 से 336 में क्या किया गया, एंग्लो इंडियन को भी रिजर्वेशन दिया गया। एंग्लो इंडियन मतलब कुछ जैसे अंग्रेज इंडिया में रह गए काफी टाइम से, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया, कहीं उनको भी भेदभाव ना हो जाए। तो इंडिया देखिए कितना लिबरल है, जिन्होंने हम पर राज किया हमने उसको भी रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है, कहीं उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए। तो उसके लिए ये थी 333 से 336 में एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन दिया गया है। अब देखिए 338 से 338 बी में एसटी एससी ओबीसी कमीशन भी बनाया जाएगा, रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, और ये कमीशन ही बनाया जाएगा जो देखभाल भी करते रहेंगे कि हमारे जो एसटी एससी ओबीसी के जो लोग हैं, जो सिटीजन है, उनके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो दिया गया लेकिन उसको फॉलो भी तो नहीं किया जाता ना। अभी भी अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे ही फॉलो करा दे तो करप्शन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। सेम वैसे यहाँ पर लिख तो दिया गया था लेकिन उसको गवर्न करने के लिए कमीशन भी बनाया गया। एसटी लोगों के लिए कमीशन, एससी क्लास के लिए कमीशन, ओबीसी क्लास के लिए कमीशन, जो गवर्न करते रहती कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। 340 में भी अगर देखेंगे तो ओबीसी कमीशन। तो इन सब से हमको कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये जो प्रिंसिपल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रोविजंस लिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं सेकुलर स्टेट की बात करते हैं। तो कंक्लूजन में अगर देखेंगे तो प्रीएम्बल में बताया गया है पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 16। इस जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है इसमें जो है
सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आपको देखिए सेक्युलरिज्म के जो फाउंडर है वो भी पता चल गया, उनके टीचिंग्स भी पता चल गई। अब हम देखते हैं कि इनके फॉलोअर्स कितने हैं हमारे इंडिया में। अब हम देखते हैं कि फॉलोअर्स आखिर कितने हैं सेक्युलरिज्म के। ठीक है, पहले हमने देखा कि आखिर फाउंडर कौन है सेक्युलरिज्म का, उसके बाद उन फाउंडर्स ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बुक में वो देखा। अब हम देखते हैं कि इसके फॉलोअर्स कितने हैं। तो देखिए कि अगर हम वर्ल्ड में देखें फॉलोअर्स की बात करें तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा फॉलोअर जो है क्रिश्चियनिटी के रिलीजन को मानने वाले 31.1% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी मानती है। सेकंड में देखेंगे इस्लामिक कल्चर को 24.9% लोग मानते हैं। थर्ड में देखेंगे जो सेकुलर है, अब सेकुलर भी मैंने बताया था, या तो वो किसी धर्म को नहीं मानते या फिर वो धर्म को मानने के साथ साथ रिलीजन को फॉलो करने के साथ साथ सेक्युलरिज्म को भी मानते हैं। मतलब कब, जब तक जो रिलीजन है वो ह्यूमैनिटी की सर्विस करता है तब तक तो वो रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन जब धर्म जो है अंधविश्वास में बदल जाता है तब वो धर्म को छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म। एक होता है ऐसा सेक्युलरिज्म जो कि पूरे पूरे धर्म को छोड़ दिए हैं, वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। और एक होता है कि रिलीजन को तो फॉलो करते हैं, इंडिया में ज्यादातर इस तरह के लोग हैं कि धर्म को फॉलो तो करते हैं, लेकिन जब धर्म लोगों के सोसाइटी में बर्डन बन जाता है, जब वो गलत उसका यूज किया जाना लगता है, तब उस धर्म को छोड़ करके फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं। मतलब दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, उस तरह के सेक्युलरिज्म। तो दोनों को मिक्स करेंगे अगर ओवरऑल देखें तो 15.6% लोग इस तरह से हैं। फोर्थ अगर देखेंगे हिंदुज्म को फॉलो करने वाले 15.2% लोग हैं। और फिफ्थ अगर देखेंगे कि तो बुद्धिज्म 6%। तो आप देख सकते हैं सबसे जो ज्यादा फॉलोअर है वो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड थर्ड नंबर में सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म को फॉलो करने वाला है। लेकिन सेक्युलरिज्म में मैंने बताया कि दो तरह के सेक्युलरिज्म, या तो आप किसी धर्म को ना मानो या तो आप धर्म को तब तक मानो जब तक वो ह्यूमैनिटी की सर्विस कर रहा है। तो इंडिया में वही है कि जब आप मानते रहिए जब तक वो दूसरे के अधिकारों को में कब्जा ना करे। जब वो दूसरे के अधिकारों को कब्जा करेगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही उसको रोकता है ना। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको Indian constitution has given you to follow any religion, but if any religion overcomes the other religion, then Indian constitution protects them. वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिर खड़ा हो जाता है कि नहीं, आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते, आप अपने एरिया में रहिए, आप एरिया से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब एक इंडिया है, उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो एरिया वाइज रिलीजन वाइज भी फ्रीडम भी दिया है और सिक्योरिटी भी दिया है। ठीक है, तो ये देखिए उसके साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन है। यहां पर आप देख सकते हैं कि रिलीजन में तो लोग बटे हुए हैं, कुछ लोग ही होंगे जो एजुकेशन अगर वो पढ़ रहे हैं तभी उस तरह से रिलीजन से बाहर जाकर के ह्यूमैनिटी की सर्विस को देख पाते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि भारत में धर्म के नाम पर लोगों को झांसे में लेना काफी आसान है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है वो कंट्रोवर्सी में फंस जाता है और बहुत ज्यादा उस धर्म के लिए कंट्रोवर्सी करने के लिए वो आ जाते हैं जो धर्म जो है कहीं और दिशा में उनको ले जाता है। इसीलिए मैंने बताया था ना कि जो कुछ पॉलिटिशियंस है, कुछ यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है और कुछ आपके बैरिस्टर है, कुछ जज है, वही सेक्युलरिज्म को पढ़ते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि रिलीजन तो है, एक हद तक रिलीजन हमको गाइड करता है, लेकिन उसका मिस यूज भी किया जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कई बाबा जो है बहुत बड़े वर्ग को बेवकूफ बना देते हैं उस ऊपर वाले सुप्रीम पावर का नाम ले लेकर के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो रिलीजन्स पढ़ा है उसके बाद सेक्युलरिज्म पढ़ा है तो दोनों को बैलेंस करना आप सीख जाएंगे। ना ही रिलीजन को एकदम से छोड़ना है और ना ही रिलीजन्स को अंधाधुंध भरोसा करना है, दोनों को बैलेंस करना है। रिलीजन अगर आपको दिख रहा है वो आपको अंदर से फील आ जाएगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं रिलीजन के आधार पे तो भी आपको अंदर से पता लगेगा कि मैं सही कर रहा हूं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे भी कर रहे हैं तो भी आपको अंदर से पता रहेगा कि मैं सही कर रहा हूं। तो आप वो फीलिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये है इंडियन के जो 140 करोड़ है उसमें से कितने सेकुलर है और कितने रिलीजन को फॉलो करने वाला है। ये तो बताना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन
बहुत बड़ा क्लास जो है रिलीजन को फॉलो करता है और बहुत कम लोग हैं जो सेकुलरिज्म वास्तव में सेकुलर है, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिस तरह से गाइड करता है। लेकिन आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप पढ़ेंगे भी और खुद भी बताया कीजिए। और सबसे बड़ा इसका प्रूफ होगा कि अब आप रिलीजन में तर्क वितर्क करना सीखेंगे, डिबेट करना सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको खुद लगेगा कि रिलीजन जो है सही है। अदरवाइज आप सेक्युलर सेक्युलर होकर भी लोगों की सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लिटरेचर की बात करें कि सेक्युलरिज्म जो हमारा है उसमें बेसिक लिटरेचर क्या है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई बुक नहीं है। आप देखेंगे हिंदुज्म में वेद है, इस्लामिक कल्चर कुरान, क्रिश्चियनिटी में हमने देखा था कि बाइबल है, सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहब है। तो इस तरह से अपने अपने धर्म के लिए अपना अपना बुक लिखा है। वैसे सेक्युलरिज्म के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान नामक बुक है, वो सेक्युलर बुक हम बोल सकते हैं। आर्किटेक्चर की बात कर ले तो जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट ऑफिस है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या फिर स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, वो सब सेक्युलर है। आप देखेंगे कहीं भी वहां पर रिलीजन के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये सब आर्किटेक्चर है। स्कूल में देखेंगे कि सेक्युलर पढ़ाई कराई जाती है, कॉलेज में भी आप देखेंगे कि धर्म को पढ़ाया नहीं जाता। तो ये सब सेक्युलर आर्किटेक्चर्स है। काउंसलिंग की अगर बात करें कि सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काउंसिल होती है, तो सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में देखोगे कि गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करती, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। इसीलिए हमको ये बात पता होनी चाहिए कि वहां पर धर्म कहीं ना कहीं पीछे है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर काम हो रहा है। तभी आप देखेंगे कि किसी स्कूल में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एडमिशन मिल जाता है। कोई भी हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे कि ये नहीं देखा जाता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, सबको ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोल रखा है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो काउंसिल्स है वो स्कूल और कॉलेज में होते हैं। और फेस्टिवल की बात करें तो 15 अगस्त जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, 26 जनवरी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पूरा पूरा फॉलो किया था ना, हमने देखा था कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसमें क्या लिखा था, 26 ऑफ नवंबर। ठीक है, लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पर डेट, 26 जनवरी। 36 जनवरी को पूरा पूरा अडॉप्ट कर दिया गया था। कुछ प्रोविजंस को 26 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर फॉलो कर लिया था, लेकिन 100% जो अथॉरिटी दी थी 26 जनवरी। इसीलिए दो फेस्टिवल्स है, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। इस समय काउंसिल होता है और काउंसिल में आप देखेंगे कि जो नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वही किया जाता है। 2 ऑफ अक्टूबर जो बर्थ ऑफ महात्मा गांधी जी है, उनका भी बर्थडे जो है उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन टू जो डेट है 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, उस दिन सेकुलरिज्म के रूप में हम काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और देखेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ईसाई भी सभी सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फेस्टिवल के रूप में। ठीक है, अब सेक्ट देखते हैं कि सेकुलरिज्म क्या बढ़ गया है, तो हाँ कहीं ना कहीं बटा हुआ है, क्योंकि सेकुलरिज्म जो है वास्तव में अभी 140 करोड़ लोग नहीं जानते हैं। कहीं ना कहीं रिलीजन का इफेक्ट जो है भारत के लोगों में बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे कि धर्म तो लगभग सब जानते हैं, कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा दादा दादी से जिस धर्म में बच्चे पैदा हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो धर्म का रंग उनमें चढ़ जाता है। सेकुलरिज्म का रंग कब चढ़ेगा, जब वो पढ़ेंगे तब उनको पता चल जाएगा कि धर्म से आगे भी कोई चीज है जो हमको धर्म मानने के लिए फ्रीडम देती है। तो जब वो पढ़ पाते हैं, उसमें भी बहुत कम लोग, मैंने बताया था कुछ यूपीएससी जैसे आप जैसे एस्पिरेंट है, वो डिटेल में अगर पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तब जान पाएंगे कि वास्तव में सेकुलरिज्म जो है क्या है। अदरवाइज आप एसएससी भी देख लीजिए या फिर आप स्टेट पीसीएस भी देख लीजिए, उसमें इतने डीप में सेकुलरिज्म को नहीं पढ़ाया जाता। और नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि आप एग्जाम पास तो कर लेंगे, आप जॉब भी कर लेंगे, लेकिन जब इस तरह से कंट्रोवर्सी होगी तो आप खुद उलझ के रह जाएंगे। ना केवल आप नेशनल इश्यूज में, आप पर्सनल इश्यूज में भी फंस जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि एसएससी या कोई भी बड़े पोस्ट में लोग होते हैं, वो आजकल देखेंगे कि सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े पोस्ट में डिवोर्स हो रहा है। तो सोसाइटी जो अनबैलेंस क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास जो नॉलेज है वो आधा अधूरा है। थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा है, रिलीजन तो पढ़ा ही नहीं, मतलब सेकुलर हो गया तो रिलीजन पढ़ा ही नहीं। कुछ जो बुक्स है वो पढ़ते हैं और जॉब में तो लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नॉलेज का जो कमी होती है उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े वेल एजुकेटेड जो लाइफ पार्टनर है वो डिवोर्स ले लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हालांकि कुछ कंप्रोमाइज करके रहते थे, लेकिन इतना डिवोर्स नहीं होता था, इतने सुसाइडल केस नहीं होते थे, इतने आप बोल सकते हैं कि माइग्रेन पेन नहीं होता था। आज देखेंगे बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनको भी माइग्रेन पेन और बीपी और शुगर और बहुत सारी बीमारियां हो रही है। क्यों, कहीं ना कहीं एजुकेशन में कमी है। और इस सब में बैलेंस होना चाहिए सेकुलरिज्म एंड रिलीजन का, तब जाकर के आपको पता चलेगा। तो आप देखेंगे कि सेकुलरिज्म को पढ़ाई कौन कर पाता है, सेकुलरिज्म जो है एक टॉपिक है जो नेशनलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आप देखेंगे कोई भी इश्यूज होगा, कोई भी अगर आप पर्सनल इश्यूज में जाएंगे तो पर्सनल में भी सेकुलरिज्म होता है ना। एक होता है क्या, धर्म निरपेक्ष होना, एक होता है कि आपको
अगर आप रिलीजन पढ़ते हैं तो एक फिलोसॉफी जो सब्जेक्ट है वो आपको बताएगा कि वर्ल्ड से अलग कैसे होता है, आपको डिटेच कैसे होना है। अगर आप उसमें उलझे रहेंगे तो आप देखेंगे इसी तरह का डिवोर्स होगा और ये सब होगा। जब आप फिलोसॉफी पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको काम तो वर्ल्ड में करना है लेकिन उससे दूर भी रहना है। तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, जब हम फिलोसॉफी के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे तब उस समय पढ़ेंगे। अभी आप देखिए सेकुलरिज्म में क्या होता है, रिलीजन को फॉलो करते हुए उनसे दूर भी रहना है और उसके साथ भी रहना है, ठीक है, ये होता है। तो सेक्ट इसलिए हो गया है क्योंकि सेकुलर तो इंडिया भी नहीं हो पाया है, बहुत बड़े लोग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग जो यूपीएससी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या फिर जजेस हो गए या फिर आप देखेंगे कि हाई लेवल इंटेलेक्चुअल लोग हो गए, वही सेकुलर हो पाते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं धर्म को गलत तरीके से फॉलो करते हैं और इसीलिए उलझे रहते हैं। अगर आप देखेंगे कोई भी अंधाधुंध फॉलो करते हैं तो धर्म को फॉलो करने के बाद भी अगर आप देखेंगे कि इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं और इतने सारे लोग परेशान भी हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं मिसमैच जरूर हो रहा है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म भी है, रिलीजन भी है, लेकिन बटे हुए हैं। ये पता चल गया कि सेक्युलरिज्म तो कम लोग जानते हैं, रिलीजन बहुत ज्यादा है, और अभी भी लोग जो है ज्यादातर रिलीजन में बटे हुए हैं और सेक्युलर कुछ कम होते हैं, लेकिन कभी कभी वो बढ़ भी जाते हैं रिलीजन में, है ना। क्योंकि आप देखेंगे इंडिया आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर भी जो हमारे रिलीजन का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है और इंडिया अभी भी धर्म के नाम पर ज्यादा चलता है, सेक्युलरिज्म के नाम पर कम चलता है। तो कहीं ना कहीं बटे हुए हैं, सेक्युलर अभी भी नहीं हो पाया है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप आईएएस वगैरह बन जाते हैं तो जो सिटीजन है उसको बताइए कि रिलीजन को फॉलो तो कीजिए लेकिन सेक्युलर होते हुए करिए, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं प्रो एंड कॉन्स आप क्या है सेक्युलरिज्म का। तो सबसे पहले देखिए कि जो पॉजिटिव चीज है सेक्युलरिज्म की वो क्या हो सकती है और क्या है। सबसे पहले देखिए इक्वलिटी जो है सोसाइटी में दिया है। पहले आप देखेंगे हिंदुज्म, इस्लामिक कल्चर, जैनिज्म, बुद्धिज्म, कहीं ना कहीं ये सब इक्वलिटी देने के लिए लाई गई थी सोसाइटी में। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे जैसे हिंदुज्म है उसमें पुरुष सूक्त में 10 वर्णों में बांट दिया गया था, वैसे इस्लामिक कल्चर में भी बहुत सारे अप एंड डाउन जो कास्ट बन गए थे। हर हर जो हमने देखा था कि हर रिलीजन जो है बढ़ते गया था, बढ़ते गया था, बढ़ते गया था, तो इक्वलिटी नहीं आ पा रही थी। लेकिन अचानक से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें सबको इक्वल इक्वल दे दिया गया, तो ये पॉजिटिव पॉइंट रहा कि इक्वलिटी देता है हमको। मॉडिफिकेशन इन रिलीजन, जैसे आप हिंदुज्म की बात कर लें, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, इस तरह से बहुत सारे जो कमियां थी उसको कोई दूर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था रिलीजन पर, क्योंकि उनको डरा करके रखा गया था कि अगर आप इसके खिलाफ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर जो भगवान है हिंदुज्म में जो मान्यता है वो आपको कहीं ना कहीं सजा देंगे। तो कोई भी इसमें साहस नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे राजा राम मोहन राय जी हो गए, उन्होंने सती प्रथा को दूर करने की कोशिश की। तो इस तरह से उन सबको कब हमको बल मिला, जब हम रिलीजन से दूर हो पाए, जब हम सेक्युलर हो पाए। तो कभी कभी धर्म से बाहर होकर के भी हमको धर्म को देखना पड़ता है कि आखिर धर्म में कमी क्या है और उसको सुधारना पड़ता है। अगर आप केवल धर्म धर्म करते रहेंगे तो बहुत सारी गलत चीजें उसको कब सुधार पाएंगे। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ इन रिलीजन जो है सेक्युलर होने पर हमको मिला। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देखिए हम गुलाम क्यों होते, क्योंकि हम बहुत सारे रिलीजन्स में बटे हुए थे, बहुत सारे रीजन्स में बटे हुए थे। देखिए नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मिडिल इंडिया, सब अलग अलग बटे हुए थे। इसलिए हम कोई भी जो रूलर्स आए वो इंडिया को आसानी से अपने कब्जे में ले सकता था, ठीक है। लेकिन जब सेक्युलर हुए, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बना और सब इसके अंडर रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अब देखिए 50 ईयर्स तक हमको कोई हालांकि हिला नहीं पाया है और हम अभी भी इंडिपेंडेंट चल रहे हैं और चलते भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रिटी दिया, और इंटीग्रिटी तभी पॉसिबल हो पाया जब हम सेक्युलर हुए। अदरवाइज हिंदुज्म और मुस्लिम, इस्लामिक कल्चर, जैनिज्म, बुद्धिज्म करते रहते, जैसा कि अभी कई बार देखा भी जाता है, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी इंडिया की कमजोर होते जाती है। इंडिया कई भागों में बढ़ते रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि फॉरेन जो कंट्रीज है वो इंडिया को काफी हराने की कोशिश करते हैं, धर्मों के नाम पर तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में है तो आपको सेक्युलर होना पड़ेगा, और सेक्युलर होने के बाद ही हम एक हो सकते हैं, धर्मों के नाम पे नहीं हो सकते, क्योंकि धर्मों में डाइवर्सिटी काफी है। हिंदू लोग बोलेंगे हमारा नियम चलना चाहिए, मुस्लिम जो लोग हैं वो बोलेंगे हमारा नियम चलना चाहिए, बुद्धिज्म बोलेंगे हमारा। लेकिन सेक्युलर जो रूल्स है उसमें सब कोई राजी हो सकते हैं और सब एग्री हो सकते हैं। फ्रेटर्निटी जो मैं बताया था वो, तो आप देख सकते हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तभी पॉसिबल है जब आप सेक्युलर होंगे। धर्म को फॉलो तो करते रहिए, लेकिन कुछ ह्यूमैनिटीज के लिए रूल्स है, उसमें कॉमन रूल्स में हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। रियल रिलीजन डेफिनेशन जो है वो सेक्युलरिज्म ही देता है, क्योंकि आप देखेंगे रिलीजन जो है भारत का पॉजिटिविटी है, लेकिन इसी का यूज करके हमको मूर्ख भी बनाया जाता है। क्योंकि धर्म के नाम पर आप देखेंगे कि बहुत सारे अंधविश्वास जैसे काम किए जाते हैं, लेकिन आप सेक्युलर है तो गवर्नमेंट वहां पर रूल करती है। तो आप देखेंगे रियल जो रिलीजन है उसको जो है
सेक्युलरिज्म ने ही हमको बताया कि वास्तव में रिलीजन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, चाहे कोई भी रिलीजन हो। जैसे आप देखेंगे सती प्रथा एंड बाल विवाह ये सब को खत्म किया गया। ट्रिपल तलाक मुस्लिम जो रिलीजन था उसमें चला आ रहा था, कहीं ना कहीं गलत लगा सरकार को और लोगों ने भी साथ दिया, तो ट्रिपल तलाक को मुस्लिम जो रिलीजन है उसने दूर नहीं किया, सेक्युलर इंडिया ने दूर किया। तो रियल जो रिलीजन है उसको मॉडिफाइड करने का काम जो है सेक्युलर इंडिया ही करता है, मतलब काट छाट करने का काम किसी भी धर्म में वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पॉजिटिविटी है। अदरवाइज आप हिंदुज्म में रहते तो आज भी राजा का बेटा ही राजा बनते रहता। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको पावर दिया, तभी हमारे एसटी एससी और ओबीसी भाई जो है उनको मौका मिला और वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में इक्वलिटी लाए और कंट्रीब्यूट किए, क्योंकि उनमें भी हुनर था। लेकिन हिंदुज्म के नाम पर वो आगे नहीं आ पा रहे थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने वास्तव में उनको मौका दिया, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव पॉइंट है। पांचवा देखेंगे इंटीग्रिटी ऑफ वर्ड। हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड जो है एक होना चाहिए, तो एक होने के लिए कोई ना कोई एक जो रिलीजन या एक प्लेटफॉर्म में आना ही पड़ेगा। आपको अपने अपने रिलीजन को कहीं ना कहीं पीछे रखना पड़ेगा और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब पूरे वर्ल्ड के लोग सेक्युलर हो जाए, अपने अपने धर्म को मानते रहे, लेकिन धर्म का जो कॉमन गोल है सुप्रीम पावर, वो सेपलेस भी हो सकता है, सेप के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो कैसा स्ट्रक्चर है सबका, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे इस्लामिक कल्चर हो, क्रिश्चियनिटी हो, सबका गोल वही है। क्या फाइनल अल्टीमेट गोल ऑफ द एवरी रिलीजन इज टू अचीव द गॉड। गॉड को कोई देखा नहीं है, बस हमने सभी जो रिलीजन है वो अजम्पशन पर टिके हुए हैं। इस बात को जब सब जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं धर्म को फॉलो करते हुए, पीछे करते हुए जो ह्यूमैनिटी है उसको लेकर के आगे आएंगे और सेक्युलर होंगे, तभी ये वर्ल्ड जो है एक हो सकता है। अदरवाइज हिंदू बोलेगा मेरा नियम चलना चाहिए, क्रिश्चियनिटी वाले बोलेंगे कि नहीं मेरा नियम चलना चाहिए, इस्लामिक कल्चर बोलेंगे मेरा नियम चलना चाहिए, तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जब सबको ये पता चल जाएगा कि सबका नियम का जो गोल है अल्टीमेट है वो है मानवता की सेवा करना, ह्यूमैनिटी की सेवा करना, और जो सुप्रीम पावर है वो सबके लिए एक है, तभी आपको ये पता चल पाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रिटी ऑफ वर्ड, और उसके प्रूफ भी आप देख सकते हैं। जैसे कोरोना आया था तो ऐसा नहीं आया था कि हिंदू को ज्यादा नुकसान किया, मुस्लिम को कम किया या क्रिश्चियनिटी को कम किया, वो पूरे वर्ल्ड को ले लिया था। तो इतना जब नेचर हमको कहीं ना कहीं हिंट दे रही है कि सेक्युलर हो जाओ हो जाओ हो जाओ, फिर भी अगर हम आंख बंद करके धर्म फॉलो करते हैं और उससे आगे ह्यूमैनिटी की सेवा ना करें, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही कमी रहेगी। तो ये इंटीग्रिटी ऑफ वर्ड के लिए कहीं ना कहीं सेक्युलर जब हो जाएंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब देखिए कमी क्या हो सकती है अगर हम पूरा पूरा सेक्युलर हो जाते हैं। तो अगर पूरे पूरे सेकुलर हो जाते हैं तो सबसे पहला रेस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना है, ये सब हमको सेकुलर जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया है कि मम्मी पापा की हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब कौन बताया? धर्म बताया। तो एकदम से हम धर्म को छोड़ भी नहीं सकते, एकदम से धर्म को फॉलो भी नहीं कर सकते। दूसरा क्या प्लस जो पॉजिटिव पॉइंट है धर्म का, बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी को अभी 50 लगभग 50 से 50 प्लस ईयर्स हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो है अलग अलग रिलीजन्स हैं, उन्होंने ही सोसाइटी को गवर्न किया है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बिना रिलीजन्स के देश चल रहा था, अगर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है रिलीजन्स में, इसीलिए इंडिया ने रिलीजन को छोड़ा नहीं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने छोड़ दिया। और आज आप देख सकते होंगे कि हालांकि वो डेवलप कंट्री तो हो चुके हैं, लेकिन उतने खुश नहीं है जितने इंडिया के हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, ईसाई जो यहाँ पर रह गए, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड जो सिखिज्म है, उन लोग काम तो करते ही हैं, उसके साथ साथ जो रिलीजन्स के जो गॉड है उनके लिए जो काम करते हैं, दोनों के लिए, आप फिजिकल वर्ल्ड के लिए भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, दोनों के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा खुश है ना। हालांकि अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, वो सब डेवलप हो चुके हैं, हथियार भी बना चुके हैं, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वास्तव में जो इंटरनल पीस है वो इंडिया में ही है। इसीलिए आप देखेंगे महाकुंभ अगर लगता है या फिर कोई मुस्लिम के जो फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसमें विदेशों से लोग आते हैं ना। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर पीस मिलती है। तो पीस तभी पॉसिबल है जब आप रिलीजन के उससे चलोगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा इंटरनल पीस के बारे में या फिलोसॉफिकल डिबेट नहीं किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एक्स्ट्रावर्ड सब्जेक्ट और जो रिलीजन है वो इंट्रोवर्ड है, तो दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो है रिलीजन चल रहा था, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। 50 ईयर्स अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बने, अगर हम बोलेंगे कि धर्म कुछ नहीं था, तो 50 ईयर्स हो गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, 50 प्लस ईयर्स लगभग होने जा रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद भी आप देखेंगे कि क्राइम रुक नहीं पा रहा है।
माना कि धर्म में कमी थी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उसके बाद भी तो क्राइम रुक जाना चाहिए। लेकिन अभी सोसाइटी में अनइक्वालिटी ज्यादा आ गई, अभी क्राइम ज्यादा आ गया, अभी सुसाइडल केस या फिर जो भी केस है सब ज्यादा हो गए। पहले आप देखे थे कि ये सब नहीं होते थे, क्यों? क्योंकि धर्म ने ही रोक करके रखा था। अगर आप किसी लड़की के साथ गलत करते हैं तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलेगा कि सजा दिया जाएगा, लेकिन धर्म कहीं ना कहीं बोलता है कि लड़की के साथ या लड़के के साथ किसी के साथ गलत काम ना करे। तो धर्म कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है लेकिन धर्म जो है ओरल चलता है। फिर भी आप देखेंगे कि रिलीजन से लोग ज्यादा डरते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं डरते हैं, क्योंकि तारीख पे तारीख मिलती जाती है। और आपने देखा होगा कोलकाता केस में भी, जैसे कि इतने ब्रुटल तरीके से उनका मर्डर किया गया था, फिर भी वो जो है कातिल को बेल मतलब केवल लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, उनको फांसी नहीं मिली। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा नहीं डरते, लेकिन रिलीजन से लोग अभी भी डरते हैं कि नहीं, मैं उनको गलत नजर से भी ना देखूं। तो ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा गया कि अगर गलत करेंगे तो सजा होगा, नहीं करना चाहिए, सब नहीं लिखा गया। ये सब हमको अपना अपना धर्म सिखाता है। इसीलिए जो भी अपने अपने धर्म फॉलो कर रहे हैं वो भी जरूरी है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके साथ देखिए, अगर सेक्युलर हो जाता है तो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, इंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा। जो रियल इंटरटेनमेंट है वो हमको धर्म से ही मिलता है। जैसे कि हिंदुज्म में बहुत सारे स्टोरीज है, मुस्लिम इस्लामिक कल्चर में बहुत सारे स्टोरीज हैं, उसको पढ़ने से काफी अच्छा लगता है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरह से जो लिटरेचर स्टोरीज है वो नहीं दिया गया, उसमें रूल्स दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी जो है कम हो जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं रिलीजन जो है इंटरटेनमेंट के लिए भी जरूरी है। जब इंटरटेनमेंट मत मीन्स अपने मन को शांति के लिए, ऐसे इंटरटेनमेंट नहीं कि कॉमेडी के लिए, इसके लिए नहीं। इंटरनल पीस, जो सोल के पीस के लिए रिलीजन जो है कहीं ना कहीं हमको काफी कुछ देता है। उसके साथ देखिएगा एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, ठीक है। रिलीजन जो ओरल है उसके लिए अब ये देखेंगे कि बुक बाय बुक हमको नहीं दिया जाता, हम उससे डरते रहते हैं। कोई भी हो, चाहे हिंदुज्म है भगवान से डरता है, जो इस्लामिक कल्चर है वो अल्लाह से डरते हैं, एंड क्रिश्चियनिटी वाले हैं वो जीसस क्राइस्ट जी से डरते हैं, और सब कहीं ना कहीं उस सुप्रीम पावर से डरते हैं, और इसीलिए जो है गलत काम नहीं करते। सेम वही जो गोल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल पनिशमेंट है, वो भी फिजिकली पनिशमेंट है, लेकिन जो रिलीजन्स है वो डेथ के बाद पनिशमेंट देता है। तो डेथ के बाद से लोग ज्यादा डरते हैं। डेथ के पहले जो पनिशमेंट है उसको तो काट लेते हैं, जैसे कोई, वैसे भी आप देखेंगे कि जो पनिशमेंट है अब तो फांसी किसी किसी को दी जाती है, कितना भी आप गलत काम कर ले या कितना भी आप गलत क्राइम कर ले, बहुत रेयरेस्ट केस होगा उसमें फांसी दी जाती है। तो लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को तो इजीली डील कर लेते हैं, लेकिन रिलीजन को डील नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, और धर्म ने ये बोला भी है कि मरने के बाद या फिर आप जब चले जाओगे तब आपके पूरे हिसाब किताब होगा, उससे ज्यादा डरते हैं। तो अगर रिलीजन को खत्म कर दिया जाए या सेकुलर कर दिया जाए तो उसका आप निगेटिव इफेक्ट भी देख रहे हैं कि अभी लोग जो है, जो यंग जनरेशन है, वो अपने मम्मी पापा का उतना रेस्पेक्ट नहीं करते जितना पहले करते थे। और पहले भी मतलब देखेंगे कि जो पेरेंट्स है उनका रिस्पेक्ट जो है, जो सन है उनके डॉटर्स है वो काफी ज्यादा करते थे। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलीजन दोनों का बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा, तब हमारा जो इंडिया है वो एक बैलेंस सोसाइटी बन सकती है, ठीक है। तो ये था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द रिलीजन। तो हमने देखा कि सेक्युलरिज्म में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने देखा सारे रिलीजन पढ़े, उसके साथ साथ सेकुलरिज्म पढ़ा, और किस तरह से रिलीजन भी इंपॉर्टेंट है फॉर द सोसाइटी इन इंडियन सोसाइटी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन सोसाइटी। दोनों का जब हम बैलेंस लेकर के एक इंडिया बनाने की कोशिश करेंगे तब जा करके यहाँ पर बैलेंस सोसाइटी बनेगी। तो आई होप दैट अब कभी भी अगर रिलीजन के नाम पर कंट्रोवर्सी होती है तो आप उसको सेक्युलरिज्म से, और सेक्युलरिज्म में अगर कोई कंट्री होती है तो उसको रिलीजन से गाइडेंस लेकर के दूर कर सकते हैं। और आई होप दैट ये क्लास थोड़ी सी लंबी हुई होगी, लेकिन आप देखेंगे कि इतने साल हो गए फिर भी जो धर्म है और जो उसकी कंट्रोवर्सी उसको दूर नहीं कर पाए। इसीलिए इस क्लास से अगर आपको बेनिफिट कुछ मिला होगा, कुछ अगर पॉजिटिविटी मिली होगी, तो आप जरूर अपने अपने सोसाइटी में दोनों रिलीजन और सेक्युलरिज्म दोनों को अच्छे से डिफाइन कीजिए, और कहीं भी अगर कंट्रोवर्सी होती है तो अपने स्तर पर उसको क्योर करने की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आप यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं तो आप सेकुलर तरीके से किस तरह से आपको बैलेंस करके एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करना है, कहीं ना कहीं आपको कुछ हेल्प ये इस वीडियो से मिल सकता होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कहाँ हमने जो डायनेस्टीज पढ़ी थी उसके बीच में हमको रिलीजन्स पढ़ना था, अब हम डायनेस्टीज को फिर से हम रेगुलर कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की सीरीज भी हम अब चालू करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आने वाले प्रीलिम्स के समय में भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। तो इसी
तरीके से पढ़ते रहिए और देखते रहिए गुरुकुलम एकेडमी दिल्ली। थैंक यू।